हेडिंग डालो सब लोग, थर्मोकेमिस्ट्री लिखो इसके अंदर। इन थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स वी स्टडी अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्जन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन। कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है बेटा जिनको हमें पढ़ना है? सबसे पहला लिखेंगे हम लोग वर्क, दूसरा लिखेंगे हीट, तीसरा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी देखो इसको U और E दोनों में से किसी भी सिंबल से डिनोट किया जाता है। हीट Q से, वर्क को W से डिनोट करते हैं। नंबर 4 पे आएगा इंथैल्पी। इंथैल्पी, इंथैल्पी को किससे डिनोट करेंगे? H से। नंबर 5 पे है गिब्स फ्री एनर्जी। और एक फॉर्म है जो एनर्जी तो नहीं है, अलग सा चीज है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। नाम क्या है उसका? एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, एंट्रोपी के बारे में। सो फिलहाल वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, इन एनर्जी के बारे में समझना है और इनके इंटर कन्वर्जन के बारे में भी समझना है। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि आखिर सर ये स्टडी कहाँ करेंगे? ये जो सारे पैरामीटर्स हैं इनको पढ़ते कहाँ पे? सो नेचुरली हम यूनिवर्स का कोई ना कोई पार्ट सेलेक्ट करेंगे जिसपे ये सारे एनर्जी चेंजेस के बारे में पढ़ना हो। सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी इज टर्म्ड एज सिस्टम। क्या बोलते हैं? देखो ये बात, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, the part of universe under study is termed as, the part of universe under study is termed as system। देख लिया सबने? the part of universe under study is termed as system। okay, apart from system सराउंडिंग इज देयर। बेसिकली सराउंडिंग को कैसे आप समझ सकते हो? सराउंडिंग का मतलब क्या हुआ? सिस्टम को छोड़ के जो बाहरी दुनिया है वो सारा सराउंडिंग है। ओके, सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये दोनों को जोड़ लो तो यूनिवर्स बन जाएगा? ये सुनो, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो सेपरेट करने वाला इंटरफेस है, इंटरफेस, इसी को क्या बोलते हैं? बाउंड्री। व्हाट इज बाउंड्री? इंटरफेस विच इज सेपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। लिखो, इंटरफेस विच इज सेपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। हाँ, बाउंड्री। इंटरफेस which is separating system from surrounding interface which is separating system from surrounding is termed as boundary। क्या बोलते हैं इसको? बाउंड्री। सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो अलग करे उसी को क्या बोल रहे हैं? बाउंड्री। सबको समझ में आ रहा है? बोलिए, अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम।
कर लिया सबने? टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने तरह के सिस्टम होते हैं भाई? बोलिए बोलो, कितने तरह के सिस्टम होते हैं? देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, लिखिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। नंबर 1, कौन सा सिस्टम है? जिसको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा कौन सा है? क्लोज्ड। तीसरा क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड भाई बताओ, ओपन एंड क्लोज में डिफरेंस क्या होता है? सर ओपन में एनर्जी मैटर का ट्रांसफर हो सकता है और क्लोज में सर मैटर नहीं हो सकता, सिर्फ एनर्जी हो सकती है, और आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं हो सकता। लिखिए, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम किसको बोलेंगे? सिस्टम इन फ्रॉम विच द एक्सचेंज ऑफ बोथ, सिस्टम फ्रॉम विच द एक्सचेंज ऑफ बोथ, किसका किसका एक्सचेंज? हाँ जी, एनर्जी एज वेल एज मास, एनर्जी एज वेल एज मैटर भी लिख सकते हो, चलेगा। एनर्जी एज वेल एज मैटर्स आर अलाउड। नाम से ही क्लियर है, ओपन। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एक सुबह सुबह इतनी ठंड में एक बढ़िया सी कॉफी ले ली, अ कप ऑफ कॉफी, तो आप देखोगे वाटर वेपर्स इसमें से इवोपोरेट हो रहे हैं। सो बेसिकली पार्टिकल्स भी जा रहा है, और अगर आप ऐसे ही छोड़ दो थोड़ी देर के बाद चाय ठंडी भी हो जाएगी, ठंडी भी हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है और मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ओके, लिख लिया सबने एग्जांपल? अ कप ऑफ टी और कप ऑफ। लेकिन अगर मान लो इसी को ऊपर से ढक दिया तो क्या चाय या कॉफी ठंडी नहीं होगी? होगी टाइम के साथ। मतलब एनर्जी एक्सचेंज तो तब भी हो रहा है। बोलिए बेटा। सो ऐसे केस में जब आपने इसको क्लोज कर दिया, बाउंड्रीज जितनी भी आपके सामने थी उन सबको आपने रियल बाउंड्री बना दिया, पूरी तरीके से क्लोज कर दिया, तो उसको हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। सो क्लोज सिस्टम से सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज इज अलाउड। राइट इट डाउन। लिखो, फ्रॉम क्लोज्ड सिस्टम only energy exchange is allowed. Only energy exchange is allowed. नोट कर लिया? आइसोलेटेड सिस्टम लिखिए। ये एक तरह का हाइपोथेटिकल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं है जिससे ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो सके ना तो मैटर। चलो मैटर तो समझ में आता है, एनर्जी आप रोक ही नहीं सकते हो। एनर्जी ट्रांसफर रोकने का मतलब आपको जो आपकी बाउंड्रीज हैं उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे होने पड़ेंगे जो बिल्कुल भी वाइब्रेशनल मोशन भी ना हो, उनका सीज हो जाए, और ऐसा चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, वाइब्रेशन कम कर सकते हैं, इसलिए देखो थर्मोफ्लास्क वगैरह जो होते हैं उनमें अगर आपने गर्म पानी करके रख दिया तो 2 मिनट 4 मिनट में वो ठंडा नहीं होने वाला है। इट विल टेक हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फ्लास्क दैट यू हैव कंसीडर्ड। कभी कभी 8-10 घंटे के बाद वो ठंडी होती है। लेकिन अगर मैं तुरंत ऐड करके 2 मिनट बाद देखूं तो उसका टेम्परेचर में कोई खास ड्रॉप, सिग्निफिकेंट ड्रॉप
तो उस टाइम बीइंग के लिए वो कैसा बिहेव कर रहा है, तो लिखो आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट फ्रॉम विच neither mass nor energy exchange is allowed. Neither mass nor energy exchange is allowed. सबने लिख लिया ये बात? चलिए बेटा, यहां तक समझ में आया? अच्छा, ये जो बाउंड्री थी, कभी कभी पूछता है एग्जाम में, क्या बाउंड्रीज हमेशा रियल ही होती है? ऐसा जरूरी नहीं। देखो, जब ये ओपन कप ऑफ टी है तो इसमें जो ऊपर है, हम तो बोल रहे हैं कि ये कप हमारा क्या है, सिस्टम, तो उसके ऊपर का जो पार्ट था वो तो ओपन था ना। सो बाउंड्रीज रियल भी हो सकती हैं और इमेजिनरीज भी। तो आप ऊपर ऐड कर लेना जहाँ पे आपने बाउंड्रीज लिखा है, इंटरफेस विच इज सेपरेटिंग सिस्टम सराउंडिंग, तो वहां पे क्या लिखोगे? हाँ, बाउंड्रीज कैन बी रियल और इमेजिनरी। क्लोज सिस्टम का सिंपल यार, आप कोई भी थर्मस के अंदर अगर वाटर रखते हो तो ऊपर से बंद कर देते हो ना, तो उससे नहीं, आइसोलेटेड में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टाइम बीतने के साथ वो ठंडी होती ही होती, मतलब कि चीजें एक्सचेंज हो ही रही हैं, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज हो ही रही। गॉट इट? अच्छा ठीक है भाई, तो ये तो हो गए सिस्टम के बारे में। अब देखो, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, सिस्टम के पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए, सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, और चीजों में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके इसलिए मैं अभी आपको एक सिस्टम लेता हूं जो कि आइडियल गैस का है। मान लो आपने एक मोनोएटॉमिक गैस ले ली। मोनोएटॉमिक गैस मतलब हीलियम। अब मैं बोलूं कि भाई इसका कोई ना कोई तो स्टेट होगा, कहने का मतलब इसका प्रेजेंट कंडीशन क्या है, अभी क्या कंडीशन है, तो इसका डेफिनेटली कुछ प्रेशर होगा, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, बोलो, इसके कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ये सब क्या है? दे आर सिस्टम वेरिएबल्स। सिस्टम वेरिएबल का यूज करके हम स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिफाइन करते हैं। राइट इट डाउन। सिस्टम वेरिएबल और स्टेट वेरिएबल, सिस्टम वेरिएबल और स्टेट वेरिएबल, हाँ बाबा, सिस्टम वेरिएबल और स्टेट वेरिएबल। देखो, variables which are used to define the state of a system, variables which are used to define the state of a system, variables which are used to define the state of a, समझ में आ रहा है सबको? variables which are used to define the state of a system। कौन से वेरिएबल्स हैं जिनका यूज करके हम स्टेट ऑफ सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं? आप लिखो एग्जांपल, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल ना, आ रहा है, डॉट डॉट डॉट। गॉट इट? इवन टू सम एक्सटेंट आप बोल लो इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स, ये सारे चीजें उससे एसोसिएटेड है। हाँ बेटा, एन इज नंबर ऑफ मोल। समझ में आया? ओके, अब क्लासिफिकेशन करते हैं। किसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं? ये जो वेरिएबल्स हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, सिस्टम वेरिएबल, इनको क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन whether they depend on sample size of the system or not। और कौन सा क्लासिफिकेशन है इसमें? इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। हेडिंग डालो, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। हाँ, क्लासिफिकेशन।
कर दिया सबने? इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। कर लिया बेटा? लिखिए, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स के बारे में लिखिए। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स, extensive variables are those variables extensive variables are those variables whose value depends on sample size of the given system, whose value depends upon sample size of depends upon sample size of the given system. अगला लिखो, intensive variables are those whose value is independent of किससे इंडिपेंडेंट है? सैंपल साइज। इंडिपेंडेंट ऑफ सैंपल साइज ऑफ द सिस्टम। नोट कर लिया? बोलो। चलो देखते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि मान लो एक आपने आइडियल गैस ले लिया, से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, और इसके अंदर यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मान लो मैंने दो इमेजिनरी स्पेस लिए, एक छोटा स्पेस और एक बड़ा स्पेस, बड़ा एंड छोटा। इमेजिनरी, रियल मतलब सिस्टम विद इन अ सिस्टम में ले रहा हूं। एक सिस्टम लिया आइडियल गैस का, उसके अंदर इमेजिनरी दो स्पेस क्रिएट कर रहा हूं, एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है। क्या समझने के लिए कि भाई कौन सा वेरिएबल इंटेंसिव है, कौन सा वेरिएबल। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इस डब्बे के अंदर जो भी मैंने ऑक्सीजन भरी थी, नेचुरली वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, तो बताओ अगर यहां इस इमेजिनरी बड़े सैंपल का प्रेशर P है, तो यहां का प्रेशर क्या होगा? P ही होगा या कुछ और होगा? बोलो। P ही रहने वाला है। भाई प्रेशर तो यूनिफॉर्म होता है पूरे कंटेनर में, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे इस कोने प्रेशर P लग रहा है सर, दूसरे कोने कुछ और लग रहा है, ये तो गैस है, आइडियल गैस। कोई लिक्विड तो है नहीं कि अलग अलग हाइट पे प्रेशर अलग अलग लगेगा। आ रहा है बात समझ में? तो बेटा प्रेशर थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, चाहे वो छोटा सैंपल लो चाहे। तो अगर मुझे क्लासिफाई करना है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, सैंपल साइज डिपेंडेंट, तो बताओ प्रेशर को मैं किधर क्लासिफाई करूं? इंटेंसिव वेरिएबल। प्रेशर यहां। सबको क्लियर है? कितने लोग ये कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर यहाँ का T है तो यहाँ का टेम्परेचर T ही होगा, तो ये भी इधर ही आ गया।
कितने लोग कह रहे हैं यहां अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस n है तो यहां n2 होगा, ये अगर n1 है तो ये n2 होगा, दोनों सेम, क्योंकि सैंपल साइज पे डिपेंडेंट है। तो एक्सटेंसिव में क्या मोल आ गया, क्या मास आ गया, क्या वॉल्यूम आ गया, बोलो। चलो अब मुझे बताओ, एक टर्म होता है डेंसिटी, फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपसे पूछूं कि गैसेस की डेंसिटी अगर यहां d है या d1 है तो यहां क्या होगी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डेंसिटी जो इस कोने वही इस कोने, कहने का मतलब डेंसिटी भी यहीं आ गया। लेकिन अगर उसके फॉर्मूले में देखो तो ये कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। ये कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। इन दोनों का रेशियो क्या होगा? इंटेंसिव। तो याद हो जाएगा क्या? एक रूल बनाएंगे हम लोग। क्या रूल बनाएंगे? रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी गिव्स इंटेंसिव। रेशियो ऑफ टू extensive property will give intensive property. Ratio of two बोलिए, will give intensive property. चलो अब इतना अगर बात समझ में आ गया, मुझे बताओ एनर्जी को मैं कहां रखूं? अब वो एनर्जी कुछ भी हो, वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, इंथैल्पी हो, इंटरनल एनर्जी हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो, कहां रखो इसको? कहां रखो? इंटेंसिव। थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? सिर्फ एंड इंटेंसिव, ये डिस्कस कर रहे थे। एनर्जी की बात कर रहा था मैं। बताओ काइनेटिक एनर्जी जब लिखना हो के, क्या हाफ एम वी स्क्वायर होता है? बोलो ना। 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। m क्या है वहां पे? v क्या है? तो क्या साफ नहीं दिख रहा है भाई कि काइनेटिक एनर्जी मास डिपेंडेंट है सीधा सीधा? तो जब काइनेटिक एनर्जी मास डिपेंडेंट है तो एनर्जी का कोई भी कंपोनेंट मास डिपेंडेंट होगा। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आपको मालूम है। सो आप ये भी जानते हो कि मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। कहने का मतलब बेटा, कोई भी एनर्जी टर्म हो, बी इट इंटरनल एनर्जी, बी इट इंथैल्पी, बी इट गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारे के सारे किधर आएंगे? लेकिन अगर मैं बोल दूं इंथैल्पी पर मोल, तो ये कौन सा क्वांटिटी हो गया? क्योंकि मैंने रेशियो ले लिया, इंथैल्पी डिवाइडेड बाय। सबको समझ आ रहा है? क्लासिफिकेशन क्लियर हो रहा है? आइए अब कुछ और पैरामीटर्स हैं, उनको समझ लेते हैं। कौन से? आपने कंसंट्रेशन टर्म सुने? कंसंट्रेशन टर्म्स
उसमें बहुत सारी चीजें आती, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, परसेंटेज वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, पीपीएम, पीपीबी, सब आते हैं ना। इसको कहाँ रखें, कहाँ रखें इसको? एक्सटेंसिव, सोचो, बढ़िया से सोचो, बोलने से पहले 2 बार ही सोचो। बिल्कुल, क्योंकि मोलैरिटी क्या है, N/V, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, सारे के सारे क्या हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये मोलैलिटी है, स्मॉल m क्या है यहाँ पे? हाँ भाई, इसको मास मत समझ लेना। मोल फ्रैक्शन, डॉट डॉट डॉट, ये सब किस में आएंगे? इंटेंसिव। और वैसे भी सोचो ना बेटा, मोलैरिटी, मेरी बात समझो, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपने N/V कर दिया, तो यार अब उसमें से 1 चम्मच सॉल्यूशन निकाल के अलग करोगे तो क्या उसकी मोलैरिटी बदल जाएगी? नहीं, इसका मास बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, लेकिन सेम रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अब अगर इतने समझदार हो गए हो तो पीएच बताओ। समझदार तो तुम लोग हो। आंसर क्या है? क्योंकि पीएच क्या होता है? माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इज इंटेंसिव, सो माइनस लॉग लगा देने से थोड़ी ना कुछ आ रहा है क्या मेरा बात? वेरी गुड, पीएच हो गया। अब एक और बात बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है, नाम है उसका हीट कैपेसिटी, और एक है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और एक टर्म है जिसको बोलते हैं मोलर। हीट कैपेसिटी। जनरली ये सिंबल C से, ये S से, और हीट कैपेसिटी नॉर्मली ऐसे ही लिखा जाता है। कैसे डिफाइन करते हैं भाई? हीट कैपेसिटी क्या होता है ये पहले समझना जरूरी है। अभिषेक बाबू, आप बताओगे हाउ डू यू डिफाइन हीट कैपेसिटी? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? What is heat capacity? Anyone from the class? Yes? The amount of heat required to increase the temperature of a body by 1 degree. समझ में आया क्या सबको? किसी भी बॉडी का हीट कैपेसिटी, अगर उसका मास m है या कुछ भी मास हो, उसको मैं कितनी हीट सप्लाई करूं कि उसका टेम्परेचर T से T+1 डिग्री हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, लिखो कहानी में हीट कैपेसिटी के, हीट कैपेसिटी की कहानी। Heat capacity of a body is defined as the amount of heat required to raise the temperature of the given body by 1 degree Celsius. To raise the temperature of the given body by 1 degree Celsius. क्या बोल रहे हैं हम ऐसी चीजों को? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। सबको समझ में आ गया हीट कैपेसिटी क्या है? बोलिए। यस
बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही सुंदर, क्या बात है। तो हीट कैपेसिटी आपको एकदम क्लियर हो गया। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। स्पेसिफिक वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो वो पर यूनिट मास हो जाता है। क्या आपने कभी टर्मिनोलॉजी सुना है चार्ज एंड स्पेसिफिक चार्ज? चार्ज क्यू होता है, स्पेसिफिक चार्ज क्यू बाई एम। तो वैसे ही है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास को ही क्या बोलने वाले हैं? अच्छा देखो, इसको कैसे, क्या ऐसे लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी कैन बी रिटन एज कितना आपने हीट दिया कि उसका टेम्परेचर 1 यूनिट चेंज हो गया, हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखेंगे तो हीट सप्लाइड पर यूनिट टेम्परेचर पर यूनिट मास। हाँ, पर मोल डिवाइडेड बाई एन कर दिया। समझ में आया क्या सबको? आ गया सबको बात? ठीक ऐसे ही एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। कितने लोग को मालूम है? जनरली एल के फॉर्म में लिखा रहता है, ये कितना हीट रिक्वायर्ड है पर यूनिट मास, यस, टू चेंज द स्टेट। मतलब अगर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हो रहा है तो भाई कितनी हीट चाहिए कि इसका यूनिट मास यहां से यहां पहुंच जाए। टेम्परेचर चेंज नहीं होता, याद रखना। टू चेंज द स्टेट, लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड per unit mass to change the state, to change the state, वो तो by default understood है, to change the state at constant temperature। so इसलिए लेटेंट में वो वेपराइज हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर वो मेल्ट हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सबको समझ आ रहा है बात? यस सर। कोई तकलीफ किसी को? नो सर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। एम स्मॉल एम एन यू जी एच, सबको हो गया? चलिए बेटा, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो मुझे ये बताओ, इन चारों वेरिएबल्स को मैं इधर और इधर में कैसे डिवाइड करूं, किसको कहां रखूं, ये आप खुद के दिमाग से बढ़िया से सोच के बता देना है। जल्दी बताइए। कर लिया सबने? सबको क्लियर हो गया? बताइए किसको किधर किया?
हाँ जी, हीट कैपेसिटी इधर आएगा, समझ में आ गया क्या सबको? और बाकी सारा चीज इधर, लेटेंट हीट ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सारा इधर आ गया। लेटेंट इधर है, लेटेंट क्यों आएगा इधर? पर यूनिट मास है ना, ठीक है, सब यहीं पे आएगा, लेटेंट भी इधर ही आएगा। सबको समझ में आ गया? यस सर। अब देखो एक चीज है जो आप इलेक्ट्रो में पढ़ोगे, उसको बस यहाँ याद कर लो। EMF ऑफ द सेल इज इंटेंसिव वेरिएबल। EMF, electromotive force, EMF of the cell is termed as, I mean it will be kept in इंटेंसिव वेरिएबल। हाँ, इसको याद कर लो, आगे चल करके मैं आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। तो ऑल सेट, देन क्लासिफिकेशन हो गया। ये समझ लो, अगर थर्मोडायनेमिक्स से 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, में इंटेंसिव एक्सटेंसिव का आने का चांसेस बना रहता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब आज जो समझते हैं कि सर ठीक है सर, आपने सिस्टम डिफाइन कर लिया, आपने डिफरेंट एनर्जी टर्म्स के बारे में समझा दिया, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड उसका क्लासिफिकेशन भी कर दिया। एट द एंड हमें तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझना था ना, कि वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा सिस्टम के अंदर, तो कैसे एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में चेंज हो रहा है, यही हमें समझना था। तो ये जो स्टेट बिना चेंज हुए, तो एनर्जी का कोई चेंजेस होने का चांस ही नहीं है। कि मान लो P1 V1 T1 स्टेट पे कोई मैंने मान लो O2 ले रखा है, और अभी भी ये P1 V1 T1 है, तो चेंज कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो चेंज करने के लिए इसके स्टेट को बदलना पड़ेगा ना, इसको कुछ P2 V2 T2 करना पड़ेगा। मैं बहुत जनरलाइज केस ले रहा हूं। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं क्लोज्ड सिस्टम, इसलिए ताकि हमारा कंट्रोल थोड़ा इसके ऊपर ज्यादा हो सके, मतलब मोल को मैं वहीं फिक्स कर रहा हूं। ये स्टेट 1 है और ये स्टेट, तो जब कभी भी आपको कोई चेंजेस करना पड़ेगा तो स्टेट को बदलना पड़ेगा, और ये स्टेट का चेंज होना ही प्रोसेस कहलाता है। राइट इट डाउन, व्हाट इज प्रोसेस? कभी पूछे प्रोसेस क्या है? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? When system undergoes change in state, when system undergoes change in state, when system undergoes चेंज इन स्टेट, it is termed as process. When system undergoes change in state, it is termed as what? Great, process. So भाई इसका अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं ना? तो आप बताओ, स्टेट 1 से स्टेट 2 आप कैसे पहुंच सकते हो? मान लो मैं एक ग्राफ ले रहा हूं, यहां प्रेशर, यहां वॉल्यूम, मान लो कि ऐसा कुछ, ये स्टेट 1 था, ये पॉइंट, और ये स्टेट 2। आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 कैसे जा सकते हो? स्ट्रेट भी जा सकते हो, आप लूप में भी जा सकते हो, आपका मन किया डांस करते हुए भी जा सकते हो, ऐसे करके ऐसे भी जा सकते हो। ये स्टेट 1 और ये स्टेट 2, इसको बी मान लिया, ये मान लिया ए। कहने का मतलब कि हमारे पास एक नहीं, इनफाइनाइट रास्ते हैं ए से बी तक पहुंचने के। इसलिए कितने प्रोसेस हैं? इनफाइनाइट प्रोसेस हैं।
उन इनफाइनाइट प्रोसेसेस में से कुछ वेल नोन प्रोसेसेस हैं जिनका हम यूज करते हैं। कौन से प्रोसेस? जैसे कि आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, लिखना शुरू करो। ये बात लिखते हुए कि ऑल्दो देयर आर इनफाइनाइट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस आर पॉसिबल। रुक जाओ, पॉलीट्रॉपिक, although there are infinite type of process that are possible, infinite type of process that are possible, out of which few defined processes are as below, out of which few defined processes are as below. Few defined processes are as below. कौन से हैं? कौन से हैं? नीचे अगर मैं डिस्कस करने की बात करूं तो लिखो आइसोबेरिक। आइसोबेरिक का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें, अच्छा कितने लोग कह रहे हैं सर ए से बी यहां जाने में प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है, तो दिस इज नॉट आइसोबेरिक। लेकिन अगर यहां से मैं बीच का एक स्टेट ओ बोल दूं तो ए से ओ में प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? एओ। ग्राफ के अंदर कैसा प्रोसेस था? आइसो। ठीक है, नोट करके लिखिए। आइसोबैरिक इज isobaric process in which pressure remains constant throughout the process, isobaric बोल। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आइसोथर्मल। आइसोथर्मल किसको बोलेंगे? when temperature is constant, process in which temperature या जिसमें इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ओके। नेक्स्ट आएंगे आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब ना एक्सपेंशन हुआ ना कंप्रेशन, दैट इज नो एक्सपेंशन एंड नो कंप्रेशन। करते हैं बात। हाँ बिल्कुल, देखो इस ग्राफ के हिसाब से देखोगे तो ओ बी पार्ट क्या है? ए ओ क्या था? एंड ओ बी क्या है? ओ से बी में देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, ओ बी आइसोकोरिक। समझ में आ गया? एडियाबैटिक किसे बोलेंगे? when there is no heat exchange between system and surrounding, ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो अंदर से बाहर हीट गया ना तो बाहर से हीट अंदर आया, प्रोसेस इन विच नो हीट एक्सचेंज इज अलाउड। कर लिया? क्या हो गया ये?
एडियाबैटिक। ठीक है, बस पॉलीट्रॉपिक तो जनरल प्रोसेस होता है बेटा, ठीक है, इस नाम बस ऐसे ही लिख दिए। सो मेन तो ये 4 रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेस थे। सबको क्लियर हो गया? बोलो। अब थोड़ा सा एक और टर्मिनोलॉजी है वो समझ लेते हैं, और फिर इसके आगे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे स्टेट एंड पाथ फंक्शन का। ठीक है, अभी हम प्रोसेस पे ही पहले ध्यान दे देते हैं। तो बेटा मैंने आपको समझाया प्रोसेस तो इनफाइनाइट डिफरेंट टाइप्स के पॉसिबल है, लेकिन अगर उनको किस तरीके से आप कैरी कर रहे हो उसके हिसाब से क्लासिफाई किया जाए तो 2 टाइप के हम प्रोसेस बनाते हैं, द वे इन विच दे आर कैरिड आउट। कहने का मतलब अगर हम बहुत स्लो एक स्टेट से बी स्टेट जाने में हम बहुत स्लो जा रहे हैं, क्वासी स्टैटिक एक टर्म होता है कि मतलब हम किसी भी मोमेंट पे हम रिवर्सिबिलिटी मेंटेन करके रख रहे हैं। सो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। और दूसरा क्या है? इरिवर्सिबल। लिखो, हेडिंग डालो, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड irreversible process. So what is reversible process? लिखिए, a reversible process is that in which the system and surrounding remains in thermodynamic equilibrium, in which the system and surrounding remains in thermodynamic equilibrium. अब दिमाग में आएगा सर ये क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं ना, at each and every instant of the process. ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा हो, सिस्टम एंड सराउंडिंग, बोलो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो एवरी इंस्टेंट। आ रहा है सबको समझ में बात भाई? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद आएंगे ना। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं? ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें तीनों बड़े नाम इन्वॉल्व हो जाएं। सबसे पहला जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मतलब नेट टॉर्क 0 हो, नेट फोर्स 0 हो जाए, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। या मैं प्रैक्टिकल तौर पे अगर बात करूं तो जो हमारा सिस्टम है एंड जो सराउंडिंग है उनके बीच कोई प्रेशर गैप ना हो, पी इंटरनल पी एक्सटर्नल, या सराउंडिंग बोल लो, इसको सिस्टम बोल। सो बेसिकली डेल्टा पी
जीरो होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो होना। अरे टेंडिंग टू जीरो है मतलब इनफाइनाइटेसिमल गैप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सो कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होना चाहिए एट एनी मोमेंट। समझ में आ रहा है? ओके, इसको क्या बोलेंगे हम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? अ थर्मल इक्विलिब्रियम इज द वन जिसमें इनसाइड एंड आउटसाइड का टेम्परेचर बराबर, मतलब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। देखो, thermal equilibrium is the one where there is no temperature difference between system and surrounding. Okay, thermal equilibrium means there is no difference in temperature between system and, बोलिए, surrounding. Last but not the least, what is the name of that? Mechanical, thermal and, बोलो, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? जल्दी बोलो भाई। केमिकल। अरे यार तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना सबने? रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ। तो अगर कुछ इस तरह की कहानियां हुई रिएक्शन के अंदर या प्रोसेस के अंदर कि ये तीनों तरह के चीजें मेंटेन्ड है, तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज देखो, बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता है। केमिकल चेंजेस का मतलब भाई एटम एक दूसरे एटम का साथ छोड़ के किसी तीसरे के साथ चला जाए, होता है ना। N2 plus 3H2 becomes 2 अमोनिया। जब हम रिएक्शन करा रहे होते हैं तो बोलते हैं N2 and H2 मिलकर के 2 अमोनिया चला गया। ये कैसा चेंज है? इसको बोलोगे केमिकल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? तो जब केमिकल प्रोसेस हो रहा हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड जब बराबर हो जाए तो केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन मैं बोल दूं कि भाई H2O आइस है एट -50 डिग्री सेल्सियस, अब इससे ये H2O आइस ही बन रहा है लेकिन -5 डिग्री सेल्सियस। आइस से आइस बन रहा है, -50 से -5 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। क्या इसमें कोई केमिकल चेंजेस हुए? ये क्या है? फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। H2O आइस से H2O लिक्विड, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm पे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी फिजिकल। सो आप प्रोसेस में भी डिपेंडिंग ऑन क्या चेंजेस हो रहा है आप उसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो कि ये केमिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस के अंदर फर्दर डिवीजन बन सकता है कि भाई सेम स्टेट में हो रहा है या स्टेट ट्रांजिशन हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे डिटेल में हम जा सकते हैं। अगला लिखो, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, हाँ जी, इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं? The process in which thermodynamic equilibrium is not maintained. The process in which thermodynamic equilibrium is not maintained. Is not maintained. समझ गए? अब इसको एक बात और लिखना, जितने नेचुरल प्रोसेस होते हैं उसमें ज्यादातर प्रोसेस कैसे होंगे? इरिवर्सिबल। नहीं, मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेसेस आर, लिखो, मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेसेस आर
इरिवर्सिबल एनर्जी। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। करें अब। अब मैं एक डिस्कशन करूंगा थोड़ा और क्लैरिटी देने के लिए आपको, कि बेटा मान लो आपके पास यहां एक मूवेबल पिस्टन है, स्मूथ है, और नीचे मैंने बाहर कुछ नहीं है, वैक्यूम, कुछ नहीं है बाहर। एम ई होता है या एम होता है? आउटसाइड पूरा वैक्यूम है, और इनसाइड मैंने क्या ले रखा है? ऑक्सीजन गैस। गाइस, टेक एन ऑक्सीजन गैस at certain temperature T. What will happen if I leave this? सडन एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर मैं बिल्कुल छोड़ दूं यहाँ पे, ऊपर कुछ ना रखूं, सडन एक्सपेंशन, जिसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। ऊपर अगर कुछ भी इसके ऊपर, मतलब ये जो हमने पिस्टन रख रखा है, अगर वो मासलेस हो जाए, सडन एक्सपेंशन हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं रखा। आप लेकिन इसको कंट्रोल्ड वे में चाहते हो कि ऐसे ना हो, तो आप इसको ऊपर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वैक्यूम था, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे इसमें? बिल्कुल, आप वेट रखोगे, और वेट में मैं काम कर रहा हूं, सैंड रख दे रहा हूं। मुस्कान, ध्यान दो इधर, ये मैंने हीप ऑफ सैंड रख दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो 10 लीटर है ना, ये 10 लीटर से फाइनली यहां पहुंच जाए, 20 लीटर तक पहुंच। ये अंदर क्या है? ये गैस है, ऑक्सीजन गैस। मैं चाह रहा हूं कि वॉल्यूम कितना हो जाए? 20 लीटर हो जाए। सो नेचुरली जो हीप ऑफ सैंड है, अगर से फॉर एग्जांपल मैंने बैलेंस करने के लिए 2 kg रख रखा था, तो यहां तक आते आते मैं मान रहा हूं कि लगभग हाफ 1 kg के आसपास बचा हो, बाकी हमने हटा लिया। भाई बैलेंस करेंगे तभी तो, क्योंकि ये जो प्लेट है, इस पे ऊपर से जो प्रेशर लग रहा हो एक्सटर्नल, और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है ड्यू टू गैस, जो भी ज्यादा होगा उसके हिसाब से एक्सपेंशन करेगा या कंप्रेशन करेगा। सो ऊपर अगर कुछ नहीं था, तब तो यार एकदम सडन एक्सपेंशन कर रहा था, लेकिन अगर मैंने ऊपर कुछ ऐड कर दिया, सैंड वगैरह, तो अब ये प्रोसेस हमारे कंट्रोल में। लेकिन यहां से यहां पहुंचना, ये जो प्रोसेस हम करा रहे हैं, ये हम 2 तरीके से कैरी आउट कर सकते हैं। टेम्परेचर अभी भी वही रख रहे हैं। यहां से यहां हम रिवर्सिबल भी जा सकते हैं, यहां से यहां हम इरिवर्सिबल तरीके से। मुस्कान बताओ, अगर मुझे यहां से यहां रिवर्सिबली जाना है, तो मुझे आइडियली क्या करना चाहिए? सजेस्ट करो। इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए अगर मुझे जाना है, मुझे क्या करना चाहिए? ये 2 किलो सैंड से 1 किलो सैंड तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
नेचुरली हमें बहुत स्लो करना है। स्लो करने का मतलब मैं एक एक सैंड पार्टिकल को आराम आराम से हटाऊंगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ प्रेशर ना आ जाए। एक पार्टिकल हटाया, वेट किया, थोड़ा ऊपर आया, फिर एक और पार्टिकल हटाया, फिर एक और पार्टिकल हटाया, स्लोली, वेरी वेरी स्लोली एक एक पार्टिकल हटाएंगे तो हो सकता है आज सुबह से कल सुबह हो जाए, लेकिन रिवर्सिबिलिटी लगभग मेंटेन रहेगी। सो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं रिवर्सिबिलिटी का, प्रेशर एंड वॉल्यूम का, स्टेट ए, इसको मैं स्टेट ए बोल रहा हूं और इसको स्टेट बी बोल रहा हूं। ए से बी जाना है, मतलब 10 लीटर से कहां पहुंचना है मुझे, 20 लीटर। तो मेरे पास एक तो तरीका है कि आराम आराम से आइसोथर्मल तरीके से जाऊं, और आपको मालूम है भाई आइसोथर्मल है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल पहले ही कांस्टेंट है गैस का, वो बदल नहीं रहा है, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। तो ये कुछ ऐसे आएगा, इट विल ग्रेजुअली, स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा ये, ठीक है। इसको और आप लूप में बनाना चाहते हो, मर्जी आपकी है, स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आना चाहिए। स्टेट ए से स्टेट बी कौन सा प्रोसेस हुआ ये रिवर्स। दूसरा कौन सा प्रोसेस है, दूसरा तरीका क्या है यहां से यहां पहुंचने का, कि मैं एकदम से 2 किलो सैंड में से 1 किलो ऐसे हाथ लगा के खींच लूं। अब जैसे ही तुम ऐसा कर दोगे तो, समझ रहे हो मेरी बात, ऊपर और नीचे प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। ऊपर पता चला प्रेशर हमारा हाफ हो गया और नीचे का प्रेशर अभी उतना ही है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर आ गया, फोर्स आ गया, इरिवर्सिबल हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, अगर कोई चीज इरिवर्सिबल तरीके से जाती है तो गैस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो डिफाइन ही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सोचो एकदम से मैंने हटा दिया तो कितने लोग कहेंगे कि फिर सर नॉन होमोजिनिटी आ जाएगी, ऊपर दूर दूर होंगे गैस पार्टिकल, नीचे नजदीक नजदीक होंगे, यहाँ P1 प्रेशर तो यहाँ P2 प्रेशर, बीच में भी अलग अलग प्रेशर होगा, टेम्परेचर भी अलग अलग, तब हम बोल ही नहीं पाएंगे कंटेनर का टेम्परेचर इतना है, इसका प्रेशर इतना है। मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर टर्म्स आर डिफाइंड ओनली इफ द होमोजेनिटी इज मेंटेन। तो प्रेशर तब नहीं डिफाइन कर पाएंगे, कौन सा प्रेशर, गैस का प्रेशर नहीं डिफाइन कर पाएंगे, लेकिन ऊपर वाला प्रेशर तो हम अभी भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, फोर्स पर यूनिट एरिया, F/A। फोर्स हमने 1 kg के बराबर mg लगा देंगे, एरिया ऑफ द प्लेट देख लेंगे, F/A। कहने का मतलब कि एकदम से मैंने ड्रॉप कर दिया है P एक्सटर्नल, ये P एक्सटर्नल था, उसी वॉल्यूम पे मैंने सडन हटा लिया, तो इसी मोमेंट पे प्रेशर ऊपर का हाफ हो गया, ये P एक्सटर्नल। और ये कितने लोग कह रहे हैं, ये जो ग्राफ था यहाँ पे ये P एक्सटर्नल भी था और P गैस का भी था, क्योंकि दोनों बराबर थे, रिवर्सिबिलिटी मेंटेन कर रहे। आ रहा है बात समझ में सबको? तो बेटा ये इरिवर्सिबल सिंगल स्टेट एक्सपेंशन है। मतलब एक ही बार में मैंने करा दिया। एक तरीका ये भी होता कि भाई 2 kg से 1 kg के बीच में मैं ऐसा करता कि 500 ग्राम पहले हटा लिया, फिर 500 ग्राम दोबारा हटा लिया।
2 स्टेट में हमने फिर कर दिया, फिर मैं 3 स्टेट में डिवाइड कर सकता हूं, 4 स्टेट में, और यही कितने लोग कह रहे हैं अगर इनफाइनाइट स्टेट में डिवाइड कर दो तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? इरिवर्सिबल सिंगल स्टेट एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो बेटा देखो, अब हमने जो टर्मिनोलॉजी डिफाइन की थी उसको थोड़ा और रिफाइन करेंगे। टर्मिनोलॉजी कौन सी डिफाइन की थी, याद है? आइसोथर्मल। अब अगर आपसे पूछे आइसोथर्मल कितने तरह का हो सकता है, तो आप बोलोगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल, एंड इरिवर्सिबल। लिख लो, even isothermal is of 2 type, reversible and irreversible. Adiabatic is also of 2 type, reversible adiabatic, irreversible adiabatic. लिख लो ये सब, ग्राफ बना लेना बहुत अच्छे से। सबको समझ में आ गया? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। बिठा दूं इसको पूरा? चलो, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो अब हम लोग पढ़ते हैं वर्क के बारे में। ठीक है, बोले भाई? देखो, जब बात वर्क की आती है तो आपको मालूम है कि बहुत ही पार्टिकल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो आपने फिजिक्स में ये पढ़ रखा है कि भाई अगर किसी m मास की बॉडी पे इस साइड से F फोर्स लग जाए और इस फोर्स के वजह से उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो या उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमारा जो W, स्मॉल w का वैल्यू होता है वो F डॉट, अगर ये R बोल लूं तो F डॉट डी आर। और अगर डायरेक्शन या तो उसी में हो या अपोजिट में हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का डायरेक्शन एक ही लाइन के अलोंग हो या पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट हट करके या तो माइनस साइन लगता है या तो प्लस साइन लगता है। मतलब इसको अगर लिखा जाए तो F डॉट डी आर डॉट कॉस थीटा, सबको मालूम है ना? यस सर। F डी आर कॉस थीटा। अब ये वैल्यू या तो F डी आर होती है या, अब मैं एक काम करूंगा, इसी को मैं डिवाइड करूंगा। अच्छा, एक तो ये चीज आपने पढ़ रखा है, दूसरा इसी तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे वर्क डन आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी करके लिखते हैं। आई स्क्वायर आर पावर होती है, आई स्क्वायर आर टी वर्क होता है। ये इलेक्ट्रिकल हो गया। तो वर्क को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम।
पीवी एंड नॉन पीवी। नॉन पीवी का मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल, पीवी का मतलब मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने देखा यहां W का वैल्यू ऐसे है। अगर अब मैं कंटेनर के टर्म में सोचूं, जब ये एक्सपैंड कर रहा है या कंप्रेस कर रहा है, तो हमारी गैस बेसिकली इसको डिस्प्लेस कर रही है। किसको डिस्प्लेस कर रही है? कंटेनर में वो जो वो प्लेट लगा हुआ था ना, क्या बोल रहे थे, पिस्टन, उसको मूव कर रही है। सो अगर हमारा, ध्यान से समझो भाई, बिल्कुल बात नहीं, अगर हमारा ए एरिया का पिस्टन पी प्रेशर के इन्फ्लुएंस में dx डिस्टेंस ऊपर चला जाए, ये dx, सो वर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू dx, और फोर्स की वैल्यू क्या होती है? प्रेशर पर यूनिट एरिया इंटू dx। क्या बोल रहा हूं भाई? P इज बेसिकली F बाई A ना, तो F की वैल्यू PA हुई ना। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? P इंटू A, P इंटू A इंटू dx। और कितने लोग कह रहे एरिया इंटू dx? एरिया इंटू dx विल गिव यू dV, वॉल्यूम, स्मॉल w का वैल्यू। बोलो, ये किसके द्वारा हुआ? गैस के द्वारा। लेकिन W बाई सराउंडिंग अगर निकालना हो तो कितने लोग कह रहे हैं एक्सटर्नल? सो माइनस टाइम ऑफ P एक्सटर्नल इंटू dV हो जाएगा। माइनस क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का डायरेक्शन हम सिस्टम का कंसीडर कर रहे हैं। सिस्टम जब एक्सपैंड करेगा तो सराउंडिंग कंप्रेस करेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो हम सिस्टम का देख रहे हैं ना, सराउंडिंग का नहीं देख रहे हैं। यहां V इज एंड प्रेशर, हम अगर हम यहां पे सराउंडिंग का कर लेते तो ये भी पॉजिटिव हो जाता। तो P एक्सटर्नल इंटू dV। याद रखना बेटा, केमिस्ट्री में अगर कुछ नाम बोले ही ना तो W का मतलब यही होता है। याद रखना, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। जब ये बोल दे कि बाई गैस, तब तो इसका एक्सप्रेशन ये है, बाई सराउंडिंग तो ये, लेकिन सिर्फ W बोल दे, नाम ही ना ले, तो केमिस्ट्री में बाई डिफॉल्ट W का मतलब वर्क डन बाई सराउंडिंग। और वही फिजिक्स में जब पढ़ते हो तो बाई डिफॉल्ट सिस्टम होता है। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, याद रखना इसको। ठीक है, W अगर बोले तो डिफाइन कर दे तो कोई टेंशन ही नहीं। इतनी कहानियां लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। वर्क इसीलिए मैं बोल रहा था कितने तरह का होता है, पीवी एंड नॉन पीवी। पहले क्लासिफाई कर लो, वर्क कितने तरह का होता है, पीवी एंड नॉन पीवी। अब हम पीवी के बारे में बात कर रहे थे। सो पीवी को यहां मैंने आपको समझाया कैसे निकालते हैं, और उसके बाद बेसिकली आपको ये समझाया। और मैं बोलूंगा ये सब सिर्फ समझने के लिए रखो, और मेन तो है आप सीधा W का वैल्यू यही याद रखो, वही सबसे ज्यादा जरूरी है, PdV। ये इंटीग्रेशन दिखाए, और W सराउंडिंग, इसको क्या बोल रहे हैं, बस इतना ही याद रखो, और जरूरत नहीं है। सबको क्लियर हो गया? सो W का वैल्यू कितना आया बेटा, W माइनस PdV। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क की बात करूं, देखो अगर एक्सपेंशन होगा तो dV क्या होगा, पॉजिटिव, और P उसमें साथ लगा हुआ है, PdV मिलके क्या हो जाएगा? अरे dV क्या है हमारा, पॉजिटिव। P तो कभी पॉजिटिव ही रहता है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो PdV का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन माइनस साइन की वजह से क्या हो जाएगा, नहीं, एक्सपेंशन हुआ तो W का साइन क्या होता है, कंप्रेशन हुआ। अब अगर मैं यही एक उल्टा क्वेश्चन पूछ दूं, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन बाई गैस का साइन बताओ। समझ गया ना, क्योंकि गैस तो एक्सपैंड हो रही है तो उसी डायरेक्शन में प्रेशर भी लगा रही है, उसी डायरेक्शन। समझ गए ना, तो ये
ये W बाय डिफॉल्ट क्या है, वर्क डन बाय सराउंडिंग। अब मुझे बताओ, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं साइन के साथ। सो वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में किसका ज्यादा होता है? एक्सपेंशन रिवर्सिबल में ज्यादा होगा या इरिवर्सिबल में होगा वर्क डन? ये देखो, वहां देखने से नहीं दिखाई देगा, ये ग्राफ देखो, वहां देखने से क्या दिख रहा है बताओ? रिवर्सिबल के केस में ये एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा ना बेटा। अरे बताओ, एरिया ऑफ पीवी ऑन वॉल्यूम एक्सिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन। समझ में आ रहा है? ये बात कहीं लिख लो तो, एरिया ऑफ पी वर्सेस वी ग्राफ on volume axis will give magnitude of the work done. मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं ताकि साइन अपने हिसाब से देख लेना है, एक्सपेंशन कंप्रेशन से। बताओ किसका एरिया ज्यादा है, इरिवर्सिबल का या रिवर्सिबल का? किसका एरिया ज्यादा है? रिवर्सिबल। तो ये बात नोट करके लिखो कहीं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं यार थ्योरेटिकल थर्मो के अंदर ना। अगर ये बात दिमाग में नहीं रहेगा तो चला जाएगा। लिख लो, वर्क डन, the magnitude of the work done in reversible expansion will be more as compared to work done in irreversible expansion। अच्छा, यहीं पे एक बात बताओ, रुक जाओ, हाँ देख रहे हैं, यहीं पे एक बात बताओ, अगर ये जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन है एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, मान लो मैं पूरे के पूरे सैंड पार्टिकल हटा लूं, ऊपर का एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो हो जाए, ऐसे केस को क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपेंशन। कितने लोग कह रहे हैं फ्री एक्सपेंशन में तो W जीरो हो जाएगा? अरे बोलो भाई, फ्री एक्सपेंशन में W का वैल्यू जीरो हो जाएगा। नोट करके लिखो एक बार। मतलब P एक्सटर्नल जीरो हो गया तो W भी क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, आपने ये बात लिख लिया। फॉर रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल एक्सपेंशन किसका मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ज्यादा होगा? लिख लिया ना? अब देखो, ओजस ने एक बात बोली है कि सर व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ कंप्रेशन। हालांकि उसने आंसर किया है, मैं उसको क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूं कि अगर आपको यहां से यहां आना हो तो क्या होगा। मतलब अभी इस बारी तो कितने लोग कह रहे हैं बी स्टेट से ए स्टेट में अगर रिवर्सिबली जाना है तो पाथ रिट्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक पार्टिकल मुझे डालना पड़ेगा धीरे धीरे, तो ये धीरे 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 नीचे आएगा। तो बिल्कुल वैसे ही रिपीट होगा जैसे ये इधर की तरफ एरो, बस उल्टा कर देंगे। लेकिन कितने लोग कह रहे इरिवर्सिबल तरीके से कंप्रेस करना है, तो मैं 1 किलो जो सैंड इस पे था उसको सीधा ऐड कर दूंगा तो बहुत तेजी से नीचे आएगा। यानी उसी मोमेंट जब बी पे है तो मैंने सडन एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया सैंड डाल करके, और ये यहां से यहां उसी एक्सटर्नल प्रेशर पे आता चला गया। यहां इंटरनल प्रेशर डिफाइंड नहीं है, ये इरिवर्सिबल, और ये क्या था? रिवर्सिबल कंप्रेशन।
ये कंप्रेशन का ग्राफ है, फ्रॉम बी स्टेट टू ए स्टेट जा रहे हैं। अब इस बार कितने लोग कह रहे हैं कि ये जो ऊपर ये लाइन है इसका जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा, इस बार ही हमारा इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ज्यादा होगा, रिवर्सिबल का इस बार ही कम हो जाएगा। लिखो ये बात। बट इन केस ऑफ एक्सपेंशन नहीं, कंप्रेशन, but in case of compression, this is very very important guys, you guys have to draw the graph. In case of compression, the magnitude of the work will be higher for irreversible compression. Irreversible compression with respect to reversible compression. अंडरस्टूड। सिस्टम कहाँ डिफाइन होगा इरिवर्सिबल में, तो सराउंडिंग सिस्टम एक ही बात हो जाएगी फिर उसके केस में। ठीक है, आ रहा है बात समझ में सबको? यस सर। चलो बेटा, ये बात सबको समझ आ गई? हाँ, तो बहुत ही बढ़िया है। इसको नोट करके अच्छे से लिख लेना है सबको, और इसके आगे की चीज मैं कल पढ़ाऊंगा आपको।